Hello Satnam, welcome to SSC Astraz. Hello, sir. Thank you. First of all, congratulations on getting AIR to 202 and getting selected as a Thank GST inspector. thank you, sir. Thank you so much. तो सतनाम एक बार अपने मार्क्स बता दीजिए प्री के। प्री में मेरे मार्क्स थे भाई 45 मैथ में, 48 रीजनिंग में और 42 या 43 के अराउंड इंग्लिश में थे। ओवरऑल कितने थे? और जीके में थे 25 24 थे शायद। ओवरऑल 160 के अराउंड थे। और नॉर्मलाइज? नॉर्मल 175 के आसपास थे। ओके। और फिर मेंस में आपका क्या स्कोर रहा था ओवरऑल? मेंस में मेरे इंग्लिश में 135, मैथ में 90 और रीजनिंग में 83 थे और ओके। जीके में थे 34 और टोटल 342 थे और नॉर्मलाइज और जो नॉर्मलाइज थी वो थे थ्री 64। सिक्सटी फोर मेरे आंसर की चेंज होने से पहले भी 342 ही थे। अच्छा, मतलब आपको बोनस क्वेश्चंस का कोई बेनिफिट अलग से नहीं मिला? नहीं, मेरा एक रीजनिंग का क्वेश्चन चेंज हुआ था, आंसर चेंज हुआ था, सॉरी। हम्म। उसमें -4 हुए और बोनस का मुझे जीके में एक क्वेश्चन का फायदा हुआ था, +4 हुए, वो मेरा गलत था। ओवरऑल बेसिकली हाँ। न्यूट्रल ही हो गया। हाँ, ओवरऑल सेम ही रहा। ओके। कौन सी शिफ्ट में था, मतलब प्री में आपका, प्री और मेंस में आपका? मेरा प्री का मेरा था 23rd, वो फर्स्ट शिफ्ट थी शायद। हम्म। और मेंस में 18th जनवरी वाली शिफ्ट थी। 18 जनवरी वाली। हाँ। सही है। तो सतनाम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैं बीटेक की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, 2016 पास आउट हूँ। अच्छा। ओके। तो इसी वजह से आपका मैथ्स वगैरह स्ट्रॉन्ग था ऑलरेडी? हाँ, मैथ मैथ बढ़िया था। मैथ रीजनिंग तो ज़्यादा ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं, पर मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। अब भी वीक ही है वैसे तो। उसके लिए तो मुझे वैसे काफ़ी अभी पढ़ना। तो 135 आए आपके। नहीं, वो बस मार्क्स ही आए हैं, वैसे तो वीक है। ओके। मार्क्स आना अलग चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल है, पेपर भी नहीं आते अब इंग्लिश के, आसान ही अभी पेपर। थोड़ा इजी आ हम्म। चुका हो गया इंग्लिश। मैंने ये प्रीवियस ईयर बहुत की थी इंग्लिश की, 10 बार कर ली होगी, 17 में ही। अच्छा, उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे ग्रामर वगैरह को तो पूरे रट गए थे। उस टाइम पे तो 200 क्वेश्चन रहते थे, तो तो काफ़ी ज़्यादा हाँ। प्रैक्टिस हो गई होगी। हाँ, इसलिए। ओके। तो सतनाम आपने प्री से पहले कितने मॉक्स दिए थे? प्री से पहले मैंने 60+ मॉक। ओके। तो उनमें आपके स्कोर्स क्या रहते थे? उसमें पहले मॉक में 160+ थे और बाकी बाद में जो मैंने दिए उसमें 135 से लेके, पहले स्टार्ट किया उसमें 135 रहे, एक महीने के आसपास फिर 145 150 ऐसे बढ़ते गए। और प्री के एग्ज़ाम से पहले 160+ हो गए थे। तो मतलब आपका स्कोर डिप भी करा अब भी गया, तो इस चीज़ के प्रेशर को हाँ, कैसे हैंडल करा जो एग्जाम मॉक्स में स्कोर डिप होता है कि इतना डिप चला गया स्कोर, तो डिमोटिवेशन होता है, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? वो स्टार्टिंग में था काफ़ी काफ़ी डिप हो जाता, क्योंकि कुछ टॉपिक मेरे अच्छे थे, कुछ नहीं अच्छे थे। जब थोड़ा जो खराब टॉपिक थे, वीक टॉपिक थे, उसमें क्वेश्चन आते तो डिप होता ही था। पहले तो मुझे डीमोटिवेशन थोड़ी लगी, फिर बाद में जब एनालाइज करने लगा अच्छे से उसको, तो फिर रूट कॉज पता चला कि क्यों डिप हो रहे हैं। हम्म। फिर जो वीक टॉपिक होते थे उस मॉक के, उसको मैं देखता था, उसको अच्छा करने की ट्राई करता था। फिर धीरे धीरे कम से थोड़ा ठीक होने लग गए थे। और आपने मेंस से पहले कितने मॉक दिए थे, ऑलमोस्ट मेंस के जो मॉक्स होते हैं? मेंस के भी 60 के आसपास दे दिए होंगे। 60 तो नहीं, और 40+ होंगे, हाँ। 40+ दे दिए। और और उनमें सेक्शनल आपका में क्या डेली स्कोर दे रहता रहा था था? उसका भी। अच्छा, उसका भी सेक्शनल सेक्शन। दिए। हाँ।
उसमें जैसे पंडित के मॉक जैसे कभी अच्छे आ जाते, उसमें कम आ जाते थे। मतलब जो हम ग्रुप में, मैं ग्रुप से ज्वाइन था, उसमें अमन भाई उसको लीड कर रहे थे, जैसे वो गाइड कर रहे थे। तो मेरा टारगेट उसके अलावा ये था कि मुझे टॉप 5-6 में आना है ग्रुप के, कि उससे आइडिया रहता था कि हाँ भाई कहाँ पे है आपकी तैयारी। तो उस हिसाब से मेरे ठीक रहते थे। कभी ऐसे 285 का किसी मॉक का अच्छा स्कोर भी था, किसी में 320 भी अच्छा था, किसी में 330 भी। तो वो मॉक पे डिपेंड करता था। हाँ, वो मॉक के भी लेवल पे डिपेंड करता है थोड़ा। क्योंकि अलग अलग साइट के अलग अलग मॉक थे उसका, किसी का अच्छा था मॉक, किसी का नहीं, किसी का आसान था। हम्म। तो इसलिए वो स्कोर। प्लस सिली मिस्टेक्स भी होती है काफी, उनको कैसे देखते थे आप? सिली मिस्टेक को मैं दो तरह से देखता था मेनली। तो एक तो जो स्टार्टिंग में होता था, गलती से मार्क कर दिया, ध्यान नहीं दिया और पढ़ा नहीं स्टेटमेंट को, ऐसी थी। तो फिर मैं ऐसा करने लग गया था कि मॉक के बाद मैं ये देखता था कि मेरे इस मॉक में कितने नंबर आ सकते थे, और जो मैं उतनी ही पढ़ाई से ले सकता था। जैसे मानो मॉक में मेरे 300 आए हैं मेंस में, पर मेरे 330 आ सकते थे, तो मैं 30 मार्जिन पे ज़्यादा काम करता था उस 30 मार्क्स पे, ना कि मुझे 330 प्लस पे जाना था। तो धीरे धीरे करते करते वो मेरा कम हो गया था। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन तक का आ गया था मेरा, एंड वाले मॉक में 340 प्लस भी आने लगे थे, हम्म। वो लाइव में भी आ जाते थे। तो वो चीज़ ने काफ़ी हेल्प की मुझे। अब भी जो मैं मेंस दिया है 18 जनवरी वाला, उसमें भी ये है कि मैं जितने ले सकता था उतने मेरे आ गए उसमें, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते थे। वो मार्जिन कम होते होते फिर वो सिली मिस्टेक ही थी सारी, जिसको हम कह सकते हैं कि जो पढ़ा है फिर भी नहीं सही कर पाए, हम्म। वो ऐसे कम हो गई थी। बेसिकली काम ही उन स्कोर तक सेटिस्फाई हो जाओ, आप उस स्कोर तक पूरा देखते थे, हाँ जो आपको आता था वो सब। हाँ बस। हम्म। जो नहीं आता था उस पर मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था, ठीक है। कि जो मुझे तो आता है मैं वही सी करना है। हम्म, तो बाकी मॉक्स का एनालिसिस किस तरह से करते थे आप? मॉक्स का एनालिसिस सेम यही चीज़, कि जो मुझे आता है मुझे वो सही करना है। हम्म। उसमें मैं गलत का हो रहा है क्वेश्चन, वो क्यों हो रहा है। कई बार ये भी हो जाता था उसके आसपास क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव आ गया, तो वो क्वेश्चन से अगला अगला क्वेश्चन भी इफेक्ट डालता है, कि हमारा माइंड सेट हम्म। थोड़ा खराब हो जाता है एक क्वेश्चन को लेके, वो अगले क्वेश्चन को भी करता है। तो मैं उस चीज़ को भी देखता था कि इससे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मतलब एक हम्म। इस सीक्वेंस में थे क्वेश्चन। फिर धीरे धीरे मैं सेलेक्ट करने लग गया था, पहले वो क्वेश्चन किए जाएं जो सबसे आसान है या सीधे दिख रहे हैं, तो उससे बेसिकली काफ़ी हो। वन गो बेसिकली वन गो में ना जाके आप स्किप करके क्वेश्चंस हाँ, तब सॉल्व करते यूज करते थे। तब सॉल्व करता था। जो मुझे कैलकुलेटिव लगता था मैं वो भी छोड़ने लग गया था बीच में। तो ये आता है कैलकुलेटिव है फिर भी छोड़ देता था, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा भी गलती हो गई तो वो सारा दोबारा करना पड़ता था। हम्म। उसके चक्कर में टाइम वेस्ट होता था, अगले क्वेश्चन खराब होते थे उससे। तो हम्म। वो स्किप कर देता था मैं उस चीज़ को, कि ऐसा ना हो। तो कैलकुलेशन स्पीड के लिए आपने क्या किया था? जो कैलकुलेशन स्पीड लोग बढ़ाने के लिए आजकल अभी वो भी ला रहे हैं, अलग से कोर्सेज भी ला रहे हैं, उसके लिए आपने क्या किया था? कैलकुलेशन स्पीड के लिए मैं कुछ नहीं किया था ना, 17 में भी नहीं किया था, अब भी नहीं किया। बस ये है कि बेसिक चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखना, ये चीज़ें मैं हम्म। इस चीज़ पे अप्लाई कर लेता था। और बाकी मेन था कि कंसेप्ट को जितना अच्छा कर सके उतना ठीक है, जितना स्ट्रांग हो। हम्म। कैलकुलेशन स्पीड मेरे लिए इतना मैटर नहीं करी, ना ही मेरी ज़्यादा तेज भी, नॉर्मल थी, एवरेज स्पीड थी। हम्म। ये इतना फर्क नहीं पड़ता, 4-5 क्वेश्चन मान लो 30 में से 4-5 क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे, ओके। उसके लिए टाइम निकल जाता था, बाकियों में टाइम बचा के उसमें दे देता हूँ। ठीक है। तो आपके मॉक्स के सोर्सेज कौन कौन से रहे, मतलब किस किस सोर्स का आपने मॉक दिया है? मॉक मैंने टेक्स्ट बुक सबसे बेसिक है जो उसके PYQ वगैरह, फिर ऑली बोर्ड, पंडित, और फिर इंग्लिश के लिए इंग्लिश माध्यम के मॉक देता था मैं। ये इंग्लिश के लिए चार वो अलग मेन। से आते हैं। हाँ, अलग से आते हैं। मैं सेक्शनल ज़्यादा दिया है मैंने, पूरा मॉक तो पे ज़्यादा फोकस नहीं था, क्योंकि मेन जो टाइम की कमी थी वो सेक्शन 1 में थी। तो सेक्शन 1 के काफ़ी था, मैं डेली दे ही देता था एक, मेनली वही है, कई टाइमिंग बार का दो दो। इशू सेक्शन वन में ही आता है।
हाँ, उसके लिए फिर मैं वो देता था, सेक्शन 1 के देता था ज़्यादा। ठीक है। और जो आपने जो तैयारी शुरू करी थी वो किस टाइम कब कब करी थी शुरू तैयारी? ये CGL 24 के लिए? नहीं, तो नहीं, एसएससी के मैंने लिए जो आपने पहले तैयारी करी थी। SSC के लिए मैंने February 16 में शुरू की थी। हम्म। और 17 वाला CGL क्लियर हो गया था, 16 वाला नहीं हुआ था उसका कुछ। मैं DV तक गया था शायद, उसमें रैंक मेरिट में नहीं आया था। तो 17 उसके सीजन से बाद आपको कौन सी पोस्ट मिली थी? 17 CGL में मुझे सेम GST इंस्पेक्टर मिली थी, लेकिन केरला में मिली थी। अच्छा। उस टाइम पे मेरा 1800 कुछ रैंक था। उस टाइम नॉर्थ में पोस्ट ज़्यादा नहीं थी, तो यहाँ मिली थी मुझे, केरला में। तब से फिर 2020 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ, कोविड के करके। हम्म। यहाँ एक कोर्ट केस भी था पहले। उस टाइम पे था। उसके बाद, हाँ, उसके बाद मैंने CGL, उसके बाद 19 का CGL दिया था मैंने एक। हम्म। उस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव था, तो उसमें मार्क्स नहीं आए मेरे, डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम दिए, 33 34 ही आए थे। वो थोड़ा अलग बेस्ट रहता था उसमें। हम्म। तो फिर मैंने SSC की तैयारी नहीं की उसके बाद, कि इसमें शायद ना हो, कि पता नहीं क्या होगा। फिर मैं स्टेट एग्ज़ाम देता था। हम्म। स्टेट में मेरे 3 4 4 5 पेपर ऐसे थे जो 0.5 0.75 से रह गए। एक में SI में मैं फिजिकल में रह गया था, उसमें नंबर अच्छे थे। फिर उसी टाइम जब March 24 में मैंने CGL 24 की तैयारी शुरू की थी, शादी के बाद। क्योंकि इसके यहाँ ऐसा तो क्या मेरे ये डिफरेंट रहना लगा था। था आपको सीजीएल 24 में? ऐसा क्या डिफरेंट लगा कि आपने तैयारी छोड़ने के बाद वापस से सीजीएल 24 की तैयारी करी? एक तो मेरा यहाँ पे 3 साल पूरे हो गए थे, प्रोबेशन भी पूरा हो गया था, मुझे पे हम्म। प्रोटेक्शन मिलना था, मिल सकता था। तो मुझे ये था कि अगर मैं कोई भी नौकरी जॉब लेके अपनी होम पोस्टिंग ले सकता हूँ, तो वो मेरे मेरे मन में ये था कि कोई भी मिल गई तो मैं उसकी होम पोस्टिंग के लिए ट्राई करूँगा। और एक हम्म। CGL 24 में चंडीगढ़ में काफ़ी वैकेंसी थी GST इंस्पेक्टर की, दिल्ली में भी थी, नॉर्थ में का अच्छी हम्म। वैकेंसी थी इस बार 24 में। तो मुझे ये भी हाँ, मोटिवेशन वो था तो कि अच्छी थी। शायद मुझे अच्छा रैंक आ गया तो मुझे चीज़ मिल सकती है, वह ये भी एक मेन रीज़न था। ओके। फिर मैंने शुरू की थी इसकी तैयारी, सीजीएल तो मेनली 24। आपका एम अभी अपने होम स्टेट में आने का था, जिसकी वजह से आप स्टेट एग्जाम्स भी दे रहे थे, और हाँ। फिर 24 पे आपने सिलेक्ट इसीलिए किया। हाँ, ये मेन फोकस था मेरा, स्टेट में जाना है, क्योंकि एक तो मैं सिंगल चाइल्ड था, पेरेंट्स की हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ, वो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती प्रेशर है। रहता था कि, हाँ, उसका भी रहता था क्योंकि प्रेशर की, एक था कि अपनी स्टेट में काम करें। हम्म क्योंकि बाहर का ये रहता है, हम फैम लोग तो सेटल हो सकते हैं, फैमिली को सेटल करना थोड़ा हाँ, मुश्किल पड़ता है। उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई नोन नहीं है जिसके साथ वो बात हम्म। करें, अपना टाइम स्पेंड करें। वहाँ पे वो काफ़ी टाइम 50 साल से वहीं रह रहे हैं, तो वहीं से उनका लगाव हम्म। है। वो ये मेरा नहीं था कि उनको वहाँ से कहीं दूर किया जाए, क्योंकि वो खुश नहीं रह पाएंगे कहीं और भी। बिल्कुल। मेरा माइंड सेट ये था कि वहीं ठीक रहेगा, तो इसलिए मैंने ये किया था। आपने जब तैयारी शुरू करी थी, तब तो आपके डिफरेंट सोर्सेज रहे होंगे, लेकिन जो 24 के आपने प्रिपरेशन शुरू करी, उसमें आपके क्या सोर्सेज थे? इसमें मेरे सोर्स बहुत ज़्यादा फिक्स्ड थे, मतलब जिसको मैंने बहुत कम चेंज किया। कि हम्म। यहाँ तक था कि मुझे पेपर के एक दिन पहले क्या करना है, वो मुझे 4 महीने पहले एक हिसाब से मैंने मन में बना ली थी बात, कि मैं इसके बाहर नहीं जाऊँगा। क्योंकि मुझे ये लग रहा था शायद मैं पहले यही गलती कर रहा हूँ कि सोर्स चेंज कर देता हूँ हर 2 महीने तीन हम्म। महीने में नहीं कुछ फ़ायदा, ये कर लेता हूँ मैं, चलो ये कर लेता हूँ। क्योंकि वही है, एसएससी का इस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा वो फैला हुआ है, लाइक एक ही सब्जेक्ट एक ही हाँ, टॉपिक के मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएगी हर चीज़ की। एक बहुत कंटेंट है अभी मार्केट में एसएससी का। ये ज़्यादा खराब कर रहा है अभी, इतना कंटेंट आने से ज़्यादा वो फोकस नहीं कर पाते कंफ्यूजन हम। क्रिएट हो रही है। हम्म। इसी मेन रीज़न, मेरा ग्रुप ज्वाइन करने का मेन रीज़न भी यही था कि मुझे कुछ भी ढूंढना ना पड़े। हम्म। जब तो उसमें एक हमें इस सब्जेक्ट की लिस्ट मिली थी कि जो जो आप फॉलो कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। जैसे मेरा मैथ ठीक था, तो मैं मैथ के लिए सिर्फ क्लास नोट्स किए थे, और किस यादव के क्लास नोट्स किए, और कुछ नहीं हम्म। किया।
बाकी सेक्शनल देता था। और मेरी रीजनिंग में थोड़े थे सब्जेक्ट, दो टॉपिक जो वीक थे, जैसे ब्लड रिलेशन मेरा काफ़ी वीक था। काफ़ी वीक मतलब हर क्वेश्चन गलत होता था मेरा तकरीबन। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर किए उसके, अपने स्पिनैकल से। फिर जो हम्म। क्लॉक का कैलेंडर, ये जो टिपिकल से थे, तीन चार ये थे, हम्म। इसके लिए मैंने PYQ को लगाई थी बस। और फिर इंग्लिश के लिए नीतू सिंह, वो पढ़ी थी, ब्लैक बुक पढ़ी थी। ब्लैक बुक हम्म। में सेलेक्टिव रीडिंग, ज़्यादा पूरी नहीं, पन फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज नहीं की थी। फिर एक पंडित की वकैब की वो भी की थी मैंने। और एक पंडित की स्पेलिंग की PDF आती थी, वो की थी। क्या? एक इंग्लिश माध्यम के मैं वो देता था सेक्शनल, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए वो काफ़ी सही रहता है। हाँ। और GK के लिए मैं परमार सर का बैच ज्वाइन किया था, SC 2.0 करके। मैं हम्म। का 1 महीना तो उसको फॉलो किया था, ये वीडियो देखता था। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मैं सिर्फ उसके जो कोर्स थे उसको निकाल के और उसी से उसको पढ़ लेता था। जो मुझे टॉपिक नहीं ठीक लगा, समझ में ना आए या याद नहीं हो रहा, उसकी मैं वीडियो देख लेता था कोई ना कोई। ओके। प्रीवियस ईयर मेरे से ज़्यादा हो नहीं पाए थे। हम्म। तो जैसे आपका जी। 2017 से 2024 वाला एग्ज़ाम है, वो काफ़ी डिफरेंट था, पैटर्न भी डिफरेंट था, कुछ चेंजेस भी हुए थे हाँ। सिलेबस में। तो आपने जैसे मैथ्स में चेंजेस हुए थे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आई थी, तो वो आपने कहाँ से कवर अप करी हम्म। थी? ये मेरा वैसे ही स्ट्रॉन्ग मैथ अच्छा था, उसमें भी बढ़िया किया था मैंने। क्योंकि बीटेक हम्म। में एडमिशन के लिए IIT की तैयारी करते थे, तो पहले वो नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम पे बेसिक क्लियर थे, इसके प्रोबेबिलिटी वगैरह ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं थी कुछ ही। हम्म। इसकी एक शायद गगन प्रताप सर की थी वीडियो, 10 घंटे की कोई, हम्म। वो की थी मैंने एक वीडियो। स्टैटिस्टिक्स के में तो फॉर्मूले ही थे, 3 4 फॉर्मूले हैं उसके तो। मेनली वही होता है। और हाँ। जो रीजनिंग में एक्स्ट्रा क्रिटिकल रीजनिंग जो आई थी, उसके लिए आपने कहाँ से पढ़ा था? उसके मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर किए थे, वो जिस बेसिक कॉमन सेंस में जितने आते थे, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा पढ़ रहा था उसको उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तो जो लेकिन मुझे प्रीवियस ईयर लगता में था तो कि आपके पास इतना हाँ, कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि 2022 और 2023 2 साल का ही प्रीवियस ईयर का कंटेंट है क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। म- मैं बस वही किया था, जहाँ मॉक में जो आए हैं क्वेश्चन वो करता था उसके लिए, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं हम्म। कर पाया। क्योंकि मैं जितना भी किसी का एक दो वीडियो देखी भी, मैंने ट्राई किया, पर मैं वो क्वेश्चन ज़्यादा गलत करने लग गया था। जितने मेरे पैसे कंफ्यूजन थे क्रिएट हो रही इससे थी। ठीक आता था वो मैं। हाँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा सोर्स उसके लिए नहीं पढ़ा था। प्रैक्टिस जरूर की थी, कि जो क्वेश्चन देख गया हम्म। मॉक में या ग्रुप में किसी ने डाल दिया, या उसमें डिस्कशन कर ली जो करनी है। ज़्यादा हम्म। अलग से कुछ नहीं कर पाया मैं उसके लिए। तो आपने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आया था कंप्यूटर, उसके लिए आपने कहाँ से पढ़ा था? कंप्यूटर में मेरा बैकग्राउंड बीटेक था, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हम्म। तो उसमें हमने इतना तो पढ़ रखा था बेसिक चीज़ें, और बाकी मेरा जो स्टेट एग्ज़ाम है उसमें कंप्यूटर आता है हमें, हम्म। उसमें पूछते हैं, उसके लिए मैंने पढ़ा था, स्टेट के हमारे टीचर हैं उनसे पढ़ा था। ओके। CGL के लिए मैंने सिर्फ पंडित की एक PDF आई थी, वो लास्ट के अब एक हफ्ते में पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ा हाँ। कंप्यूटर का। तो जैसा आपने बताया कि आप इतनी ये सब चीज़ें आपने पढ़ी, प्लस आप ऑलरेडी वर्किंग थे, तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप कैसे करते थे? टाइम मैनेजमेंट एक तो ये था कि मैं लास्ट के 1 मंथ के लिए रिलाई नहीं किया था, कि लास्ट में 1 मंथ में ये हम्म। करूँगा। मैं सोचा था कि 15 20 दिन पहले मेरा सिलेबस खत्म हो जाए जो मैंने पढ़ना है, ताकि हम्म। कई बार लास्ट में हमें ज़्यादा वर्कलोड आ जाए तो हम नहीं कर पाते। हम्म। तो मैं काफ़ी पहले शुरू कर दी थी, जैसे मार्च में मैंने अच्छे से तैयारी शुरू कर दी थी। जितना भी टाइम मिलता था ऑफिस में, या कभी काम घर पे, जो भी मिलता जैसे भी, मतलब ऑफिस हम्म। के बाद जो टाइम था इसी में था, पढ़ने में ही। जो भी ऑफिस के बाद टाइम मिलता है आपको, बेसिकली हाँ। 6 के बाद आप जितना। थोड़ा रेस्ट भी करते होंगे। हाँ। एक मेरी नाइट ड्यूटी वगैरह थी इस बार, तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ था।
जैसे हमारी ये थी डे नाइट होती थी 24 घंटे, उसके बाद 48 घंटे की ब्रेक। तो हम्म। मैं 24 घंटे के बाद मानो अपना आराम करके मुझे मिल जाता था टाइम उसमें, डे नाइट में। तो जैसे एक तो इतने साल का गैप रहा है, प्लस आपको टाइम का भी थोड़ा इशू चल रहा था, ऑलरेडी के वर्किंग भी थे और वो भी कर प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो फैमिली की तरफ से आपको कितना सपोर्ट रहा इस चीज़ को? क्योंकि फैमिली 2017 से की लेकर तरफ से 2024 बहुत लंबा गैप हो जाता है। हम्म फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया था मुझे। कोई 1% भी नहीं था कि ऐसा हुआ हो कि मैं डिमोटिवेट हुआ और उन्होंने मोटिवेट ना किया हो। काफ़ी फेलियर भी आए उसमें, मैं कभी खुद हो जाता था कि यार मैं अब नहीं दूंगा एग्ज़ाम, इतनी बार हम्म। कितनी बार देते रहे। फिर धीरे धीरे बात होती थी तो अच्छा सपोर्ट करते थे, हम्म। बहुत ज़्यादा। फिर फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट की थी, जब भी ऐसा लगे कि नहीं। फिर कई साथ वाले ऐसे थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट में हुआ, फिर उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं हो सकता है, एक बार देख लेते हैं, लास्ट अटेम्प्ट है, ऐसा सोच के। हम्म। तो तो आपका भी उनकी एक सपोर्ट तरह के बिना से तो नहीं होता। तो आपका भी एक तरह से ग्रुप बी के लिए लास्ट अटेम्प्ट था। हाँ, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, 30 प्लस तो होगा अभी। वो लास्ट अटेम्प्ट का ही प्रेशर होता है, और हाँ, फिर एग्ज़ाम के दिन और एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, जो एग्ज़ाम की चीज़ें होती है, कई बार हमको शीट लेट मिलती है, कई बार क्या नाम है, जो इन्विजिलेटर्स है वो ठीक से बात नहीं करते, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया था? जो लास्ट अटेम्प्ट है, मैंने ये सोचा था कि मैं जब जिस दिन एग्ज़ाम दे के आऊँ, मेरे मन में ये ना हो कि मैंने तैयारी नहीं की अच्छे से, कि कोई भी 1 मिनट या 1 सेकंड भी मैंने खराब किया हो, ये मेरे मन में ये ना हो। मैं ये सोच के ही लास्ट अटेम्प्ट दिया था। यहाँ तक कि मैंने जब एग्ज़ाम हो गया उसके बाद सब बंद कर दी थी बुक्स वगैरह। उस दिन मेरा स्टेट एक्साइज का फॉर्म भी आ गया था, स्टेट एक्साइज इंस्पेक्टर हम्म। का। मैंने वो भी निकल किया था इसी चक्कर में। वहाँ तक कि आंसर की भी नहीं आई थी, लेकिन हम्म। मैं फिर भी नहीं किया था कि मैंने अपना 100% दे दिया है। जो रिजल्ट आएगा वो मैं मान लूंगा उसको। और रही बात जो एग्ज़ाम प्रेशर एग्ज़ाम डे की, जैसे शीट ना मिलना हमारे सेंटर में भी हुआ था ये। लेकिन उसका ये है कि आप अपना एग्ज़ाम शुरू मत करो जब तक आपके पास शीट नहीं आती, क्योंकि आपका टाइम तभी काउंट होगा जब आप क्लिक करोगे कि कंटिन्यू के लिए, अपने आप स्टार्ट नहीं होता। तो मैं वो 10 होती बात 15-20 सेकंड की है, लेकिन वो दिमाग में प्रेशर डाल देती है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। माइंड में प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती टाइम, है। हाँ, वो इसलिए वो इस तरफ से मैं बच गया था कि उन्होंने फिर थोड़े टाइम बाद दे दी, मैंने एग्ज़ाम शुरू कर लिया था। हमारे एग्ज़ाम हॉल में हुई थी ये बात कि किसी ने पहले शुरू कर ली, कि वो बोल देते हैं स्टार्ट योर एग्ज़ाम, तो हम अनकॉन्शियसली स्टार्ट कर देते हैं कि स्टार्ट ना कर ज़्यादा देते हैं। सोचे कि हाँ स्टार्ट बोला, तो वो टाइम शुरू हो जाता है, अपना शीट अपने पास होती नहीं, तो ये हम्म। प्रेशर बन जाता है। बाकी वैसे सपोर्टिव थे यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर केरला में, वही मतलब वही guide। कि बेसिकली जब तक आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक नहीं करते, तब तक आपका टाइम शुरू हाँ, नहीं होता। जब आप स्टार्ट के एग्जाम पे क्लिक करेंगे, तब से आपका 60 मिनट्स का जो टाइम है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद ही वो स्टार्ट होता था। और बाकी जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद का प्रेशर है, वो मैं ये सोचा था कि पहले 10-15 मिनट में वही क्वेश्चन करूंगा जो मुझे बिल्कुल 101% श्योर हूँ, जिनमें जिसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर मार करना है। मैं ये चीज़ मॉक से ही शुरू कर दी थी पहले ही। मॉक में भी ऐसे ही करता था मैं। तो वो 10-15 मिनट का ही होता है, जो नर्वसनेस आती है या गलतियाँ होने के चांस होते हैं, उसमें थोड़ा स्लो करके अपने आप को, माइंड को थोड़ा शांत रख के धीरे धीरे स्टार्ट करते, फिर अपने आप फ्लो बन जाता है, फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उस चीज़ को ऐसे मैंने खुद ऐसे हैंडल किया था कि बाकी अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए क्या काम करता है, किसी के लिए क्या। हम्म। तो आपने सब चीज़ें बताई, तो जो अभी हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी, किस तरह से वो शुरुआत करें? लाइक फ्रेशर्स के लिए सबसे पहले आपकी क्या एडवाइस रहेगी, जो फ्रेशर शुरू कर रहे हैं अभी? प्रेशर के लिए तो ये है, जिसने अभी स्टार्ट करना है वो कोई ना कोई अपना टीचर देख ले अच्छे से, थोड़ा रिसर्च करके एक टीचर को फॉलो करे, उसका पूरा कंटेंट कर ले एक बार। इसमें हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर लेके अपना कंटेंट, मतलब उसको सिलेबस पूरा कर ले। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर करे उसके,
और मॉक देना शुरू कर दे, फिर रिवीजन पे ही ज़्यादा काम है। बस ये है कि सोर्स फिक्स कर ले बंदा। हम्म। स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि 4 महीने में इससे पढ़ा, फिर उससे पढ़ लिया, फिर उससे, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं है कि कुछ कोई और टीचर अलग करा रहा होगा, वही चीज़ें हैं, वही चीज़ रहेंगी, सब टीचर वही करवा रहे हैं। किसी का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जब हम सोर्स शिफ्ट करते हैं, हमने जो आधा किया है वो बेकार हो जाता है। अपना 4 महीने जो लगाए हैं वो फिनिश, उसमें का कुछ निकलता ही नहीं है। क्योंकि कई बार टीचर्स का पढ़ाने का तरीका भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट हाँ, टीचर एक का तरीका भी रहता है सोल्व करने का किसी क्वेश्चन को। वो आप पहले ही फिक्स कर लो। एक बार जितना पूछ सकते हो, आपके नोन होंगे कोई, या कोई भी आप ग्रुप में हो या किसी में भी, एक बार फिक्स करके उस बंदे पे फिर ट्रस्ट करो पूरा, कि हाँ ये करवा रहा है, ये सही करवा रहा है। कि उसके सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके प्रीवियस ईयर करो, सेक्शनल दो और मॉक दो। यही मेन है ही बेसिक। ये सिलेबस पूरा हो गया, फिर अपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहो। हो सकता है किसी को कुछ में एक बार करना पड़े, कुछ टॉपिक में उसको 2 बार करना पड़े। उसका बैकग्राउंड क्या है उस चीज़ों पे डिपेंड करेगा। किसी का हो सकता है इंग्लिश बहुत अच्छी हो, उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो उसका उसको जीके पढ़नी पड़ेगी। कि हम्म। वो अपने आप को देख के बंदा, क्या मेरे में अभी कमी है, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहे डेली। कि आज वही सही बोला, कल खुद हो को धीरे एनालाइज धीरे। करे, जो वीकनेस है उस पर हम्म काम करे। उस पे काम करे, फिर इम्प्रूवमेंट आए आती रहेगी। हम्म। और जो रिपीटर्स है, लाइक जो पिछले कुछ टाइम से एग्जाम दे रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन वही 1-2 मार्क्स से रह जा रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? उनके लिए ये है कि वो भी अपनी कमियां जो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं हुआ तो उसमें कुछ नहीं है, उसकी मेहनत कम है। भाई लक भी होती हैं कुछ चीज़ें, जो हमारे हाथ हम्म। में कंट्रोलेबल चीज़ें हैं, उसको इम्प्रूव करते रहें। जिस दिन अपना लक, यहाँ जिसको हम टाइम कुछ भी कह सकते हैं, जो आएगा उस दिन अपना भी होगा। हम्म। ज़्यादा डीमोटिवेट होने की भी बात नहीं, क्योंकि अब ये नहीं है, किसी को हो सकता है जो क्वेश्चन उसको पूछा गया वो ना आता हो, बाकी सारे आते हो सकता है मेरे से वही क्वेश्चन मेरे मेरे पेपर में है जो मुझे आते थे, हम्म। कोई और पूछ लेता, मुझे ना आता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता या आपको सब आता है। वो दिन का भी हो सकता है, आपके 2 क्वेश्चन इधर उधर गलत लग गए। कई बार हम, मैक्सिमम होता है कि मुझे भी जैसे सारे क्वेश्चन तो नहीं आते होंगे। जो मैं हम्म। डाउटफुल था, जिसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं 2 में कंफ्यूजन था, मैंने वो मार्क कर दिया जो सही थी, तो इसलिए मेरा हम्म। हो गया। एक क्वेश्चन में है, जैसे आपको पता ही है कि 400-500 रैंक का फर्क पड़ जाता है। तो बहुत वो ज़्यादा फर्क बस पड़ आउट चला जाता है जाता है। 4 नंबर से। कि अपने आप को ट्रस्ट करे, अपनी जो वीकनेस लग रही है उसको उसको इम्प्रूव करता रहे, तो होगा ही। एसएससी नहीं होगा तो किसी और में होगा ही। हो हम्म। सकता है उस दिन ना हो, और अच्छा हो जाए। क्योंकि सिंगल डे एग्जाम होने थोड़ा डिफरेंट है कि लक बेस्ड की तरफ हाँ, थोड़ा वो और ज़्यादा बदल खिंच हो गया जाता एसएससी। है। अभी जैसे शिफ्ट में 2 में शिफ्ट होना, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट, काफ़ी चीज़ें हम्म। हैं। एक सिर्फ एक मेहनत तो करनी ही है, उसमें तो नो डाउट, उसके हम्म। बिना तो नहीं होगा। लेकिन मेहनत करके भी ना हो, ये भी हो सकता है। मेहनत के बिना तो होगा ही नहीं, ये तो पक्का है। मेहनत हम्म। करके भी ना हो, ये हो सकती हैं चीज़ें। हुई भी हैं, काफ़ी ग्रुप में भी थे बंदे जो मेरे से अच्छे मार्क्स लेते थे, लेकिन उनका नहीं हुआ। और 19 का अगर मैं देखूं तो मेरे से कम मार्क्स वाले का हो गया। जो मॉक में हम्म। मेरे से कम लेते थे उनका हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो ये तो टाइम की भी बात है, किस दिन आपका टाइम आएगा। अब बेसिकली वही, अगर फेलियर हाँ, आता है तो फेलियर से डिमोटिवेट ना होके अपनी वीकनेस पे काम करके उनको और बेटर हाँ, करना है। एक बार तो डिमोटिवेशन आएगी ही। थोड़े टाइम के लिए रहे, जितना कम समय रहे उतना ही अच्छा है, ताकि आप ज़्यादा पीछे ना हट जाओ बाकियों से। टाइमली मूव ऑन करना जरूरी है इस चीज़ से। हाँ, वो तो जरूरी है। सो आपकी जो आपने बताया कि आपने एक ग्रुप ज्वाइन किया था एसएससी एस्तराज के नाम से, तो उस ग्रुप का आपके जो अभी आपको रैंक मिली है या जो भी प्रिपरेशन रही है आपकी, उसमें क्या रोल रहा है? ग्रुप का काफ़ी ज़्यादा रोल था, क्योंकि एक ये था कि मुझे ज़्यादा सोच नहीं रहा था कि मैं यहाँ से करना है वहाँ से करना है। जो मुझे, मैं सिर्फ सिलेबस को फोकस कर लिया था कि ये चीज़ें करनी है। और जो मेरे सोर्स से हम्म। पहले वाले, जो मैंने आपको पहले ही बताया, वही अप्लाई किया। जो भी एक्स्ट्रा मुझे हम्म। लगता था कि ये चीज़ कहाँ से करनी है, मैं ग्रुप में से ढूंढ लेता था। वहाँ पीडीएफ वगैरह सब मिल जाती थी, गाइडेंस बहुत अच्छी थी। और ओके। फिर कंपटीशन मिलता था थोड़ा सा। कंपटीशन ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा वो वाला
कि मेरे कम है, ये लग जाता था कि भाई ये मौका है, इसमें अच्छा स्कोर ये है और मेरा इतना आ रहा है, मुझे यहाँ तक जाना है। जैसे हमारे ग्रुप में एक रैंक 1 भी है, था प्री का, टॉपर था, अभी उसका ये 20 है। तो हम्म। जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, मुझे पता चल गया था कि इसका रैंक अच्छा है। मुझे ये नहीं पता था कि इसी का रैंक 1 हो, लेकिन ये पता चल गया था कि इसका रैंक ठीक है। तो मेरा ध्यान रहता था कि इसके आसपास रहे, उतना ही मेरा अच्छा होगा मतलब रैंक। एक फ्रेंडली कंपटीशन रहता था। हाँ, पर इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं लिया था, मैं अपने आप को ही देखता था कि मैं कहाँ से ही करना है, कहाँ से नंबर बढ़ाने हैं। लेकिन एक क्या? मॉक को देख के आइडिया हो जाता था कि ये इस मॉक में इसके इतने आ रहे हैं, तो मेरे यहाँ तक आने चाहिए। तो वो जैसे मैंने ओके। पहले बताया कि आपको सिली मिस्टेक वगैरह कम करके ये हम्म। चीज़ों का काफ़ी बेनिफिट हो जाता था। फिर शेड्यूल वगैरह पता चल जाता था कि ऐसे करते रहेंगे इसको तो इतने टाइम में हो जाए कंप्लीट। नहीं तो हम्म। ज़्यादा लोड नहीं रहता था कि मैं कम पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। तो मुझे जितना टाइम मिलता था उस हिसाब से करता रहता। एक ये चीज़ भी थी, मैं उसको पूरा फॉलो भी नहीं करता था शेड्यूल को। जो मुझे आता था इस चीज उस टॉपिक का, मान लो रीजनिंग का कोई टॉपिक आया जो शेड्यूल में, अगर मुझे आता था मैं उसको छोड़ देता था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था वर्किंग होने के चक्कर में। जो वीक था तो उसको कर भाई देता। बेसिकली स्ट्रेंथ पे आपने काम इतना नहीं किया, स्ट्रेंथ जो थी वो आपकी हाँ, ऑलरेडी थी, रीजनिंग और मैथ। मेनली जो वीकनेस थी इंग्लिश और जीके, वीकनेस थी उस उसको। पे ज्यादा हाँ, काम किया उसको था। improve- मैं मैक्सिमम टाइम देता ही था इंग्लिश और जीके को। हम्म। बाकी टाइम सेक्शनल देता था बस एक, या जो प्री से पहले मैंने खत्म कर ली थी चीजें। जो मैथ रीजनिंग का मैंने करना था वो कर लिया था। उसके बाद मैं हम्म। सिर्फ वही किया, जीके और इंग्लिश। यहाँ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक जो रीजनिंग के थे, थोड़ा बहुत ही किया उसका भी। ओके। तो एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं। जैसे लास्ट इंटरव्यू में काफ़ी व्यूअर्स के डाउट था कि आपका पेड ग्रुप जो है वो कैसे ज्वाइन करना है। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आप हमारे पब्लिक चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप पब्लिक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और पब्लिक चैनल में आपको जो प्राइवेट ग्रुप है उसका कैसे ज्वाइन करना है, जो प्रोसेस है वो आपको उससे पता चल जाएगा। तो थैंक यू सतनाम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you, sir. Thank you for giving me time and opportunity to be here with you. ओके।